लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था तुम लोगों को एक DBB 9 भी दी थी, SOT का एक क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क, किया है सभी ने? आया सभी का आंसर आ गया उसमें? tan अल्फा इंटू tan बीटा ऐसे क्वेश्चन था एक, MN रूल लगा के करना था क्वेश्चन को। tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू निकालनी थी, 1/4 आ रही थी। किया है सभी ने? किया या नहीं किया? नहीं किया है। हाँ, आंसर 1/4। DBB की है तो DBB निकालो, एक DBB दे दो। DBB नंबर 9 कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 3 vectors I plus j, j plus k, k plus I taken two at a time form 3 planes. The 3 unit vectors drawn perpendicular to these 3 planes form a parallelopiped of. इसमें क्या दिक्कत हुई? तो I plus j, j plus k इनका क्रॉस ले लो, I plus j क्रॉस j plus k तो तुम्हारे को नॉर्मल के drs मिल जाएंगे। तो उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखना है तुम्हारे को। पहले वाले वेक्टर का क्रॉस लोगे तो क्या बनेगा? I j k और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0, इसमें आ जाएगा 0 1 1। ऐसे दूसरे तीन डिटर्मिनेंट आ जाएंगे अपने पास में। इसके नॉर्मल के वेक्टर आ गए, इसके नॉर्मल के आ गए, इसके नॉर्मल के आ गए। तीनों के नॉर्मल के वेक्टर के प्लेन्स के नॉर्मल के डीआर्स मिल जाएंगे हमें। तो इसके अलॉन्ग का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो तो हाफ बॉक्स ऑफ ABC वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप हो जाएगा। ठीक है। और फर्स्ट वाला देख ले तो पहले। ABC 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स PQR आर रेसिप्रोकल वेक्टर्स टू ABC रिस्पेक्टिवली। देन L, तो तुम लोगों को रेसिप्रोकल वेक्टर सिस्टम सर ने क्लास में करवाया होगा। A का जो रेसिप्रोकल वेक्टर होता है A' वो होता है B क्रॉस C ऑन बॉक्स ABC। ये लिखवाया होगा क्लास में सर ने। फिर ऐसे ही B का हो जाएगा B' का हो जाएगा A क्रॉस C बॉक्स ABC। ऐसे ही लास्ट वाला आ जाएगा। ये रेसिप्रोकल वेक्टर सिस्टम में तीनों वेक्टर्स, एक्चुअली क्या होता है कि 3 वेक्टर मेरे पास में हो, 3 नॉर्मल वेक्टर्स, मतलब अगर हमारे को 3 एक वेक्टर का दे रखा हो तो मैं 3D में कोई भी और वेक्टर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकता हूँ। ठीक है। पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो वेक्टर्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। जैसे I J K, अगर तुम्हारे पास में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं I J K, तो तुम उनसे 3D स्पेस में कोई भी वेक्टर लिख सकते हो। ठीक है। उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हमेशा कोई वेक्टर बन जाएगा। तो इसी तरह अगर तुम्हारे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो तुम उनके कोई भी कॉम्बिनेशन को यूज़ करके 3D के अंदर कोई भी वेक्टर जनरेट कर सकते हो। बट वो कंडीशन है कि हमारे पास 3 वेक्टर होने चाहिए ऐसे। अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। पर अगर मान लो मुझे 3 वेक्टर PQR दे दिए, अब वो नहीं बोला उसने क्वेश्चन में कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो मैं बना सकता हूँ एक रेसिप्रोकल वेक्टर सिस्टम। क्या करता है हमारे को, ये तीनों वेक्टर जो आएंगे अब ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। B क्रॉस C A से परपेंडिकुलर, मतलब B क्रॉस C परपेंडिकुलर वेक्टर निकलेगा एक, फिर एक दूसरा वाला निकलेगा A क्रॉस B और एक निकलेगा A क्रॉस C। ठीक है। तो इससे हम एक नया सिस्टम बना देते हैं जिससे क्या होता है कि हम कंपोनेंट्स ले सकते हैं वेक्टर्स का। ठीक है। तो ये हमारे को पता है इसमें PQR रेसिप्रोकल है ABC के, तो ये वाला वेक्टर P हो जाएगा। नेक्स्ट वेक्टर Q वो A क्रॉस B, नहीं किसके लिए, वो C, A क्रॉस C अपॉन बॉक्स ABC। और लास्ट वाला R हो जाएगा A क्रॉस B अपॉन बॉक्स ABC। ठीक है। तो L A, अच्छा तुम्हें बताइए कि LA प्लस MB प्लस
एन आर ऐसे दिया हुआ है हमारे को, इसका डॉट लिया हुआ है एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर से, तो उसमें एल ए डॉट कोई भी और वेक्टर होगा ना क्यू और आर जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा ए डॉट ए क्रॉस सी बनेगा वो जीरो हो जाएगा, ए डॉट ए क्रॉस बी बनेगा वो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास में बचेगा क्या, सिर्फ एल स्क्वायर ए डॉट पी। अच्छा हमें पता है रेसिप्रोकल सिस्टम में ए डॉट पी की वैल्यू 1 होगी, अगर ए का रेसिप्रोकल वेक्टर पी है तो फिर ए डॉट पी 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो जैसे ही तुम इसका डॉट ए के साथ लोगे तो यहाँ ए डॉट बनेगा, तो ए डॉट बी क्रॉस सी बॉक्स ए बी सी हो जाएगा, बॉक्स ए बी सी कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती है कि ए का अगर ए डैश के साथ में डॉट लिया तो 1 आएगा, और किसी और वेक्टर के साथ में लिया बी डैश के साथ में तो 0 हो जाएगा, ये सी डैश के साथ में भी 0 होगा, बाकी सब में तो ये कट जाएगा, तो इसमें बचेगा 1 हो जाएगा। ऐसे एल स्क्वायर आएगा, फिर अगला वाला एम स्क्वायर आएगा, फिर एन स्क्वायर आ जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर। हाँ ऐसे भी वो एक ही बात है। और 6 देख लेते हैं। L let R1, R2, R3, Rn be the position vectors of point P1, P2 up till Pn respectively with respect to origin of if the vector equation A1 R1 plus A2 equals to 0 holds, then the similar equation will hold with respect to any other origin provided। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि n पोजिशन वेक्टर्स हैं, ठीक है, इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे को दे रखा है जिसकी वैल्यू 0 आ रही है। तुम्हारे पास में n पॉइंट्स हैं, एक स्पेस है 3D स्पेस, ठीक है, इसके अंदर n पॉइंट्स हैं, उसने बोल रखा है कि इनको जो जोड़ने वाली एक तरह से क्या होगा कि ये जो लाइंस बनेंगी ऐसे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उसको जोड़ने वाला वेक्टर होता है उस पॉइंट तक, तो इन सब का जो सम है वो क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अब ये पूछ रहा है हमसे कि विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर ओरिजिन दिस इक्वेशन विल होल्ड इफ किसी और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हमारे पास में जो ओरिजिन है वो ये वाला है 0 0 0 है, तो इसके अलावा कोई पॉइंट अगर ओरिजिन हो जाए तो ये इक्वेशन कब होल्ड करेगी, a1 प्लस a2 प्लस an अप टिल an की वैल्यू एक तरह से अगर सेंट्रॉइड हो जाए ट्राइंगल के अंदर, हमें पता है कि सेंट्रॉइड होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में तीनों पॉइंट्स अगर सेंट्रॉइड ओरिजिन पे आ रहा हो तो तीनों पॉइंट का जो वेक्टर सम होगा वो 0 होता है। तो अब अगर हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पे तो वो कब होल्ड करेगी ये इक्वेशन। उस केस में एक कांस्टेंट के से चेंज हो जाएंगे ना सारे वेक्टर्स जो हैं पोजीशन। अगर मान लो तुमने ओरिजिन को किसी पॉइंट पे ए पे शिफ्ट कर दिया, जैसे हमने अभी क्या है 0 0 0 है, इसको हम ओ वेक्टर बोल देते हैं, तो अगर हमने किसी ए वेक्टर पे इस ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया तो ए का ओरिजिनल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो एक ये वाला वेक्टर है, इसके रिस्पेक्ट में मैं सभी वेक्टर्स को फिर क्या लिख सकता हूँ r1 माइनस ए, r2 माइनस ए, r3 माइनस ए, ये सब वो पहले वाली इक्वेशन तो हमारे को गिवन ही है। ऐसा बनेगा तुम्हारे पास इक्वेशन a1 टाइम्स ऑफ r1 माइनस ए प्लस a2 टाइम्स ऑफ r2 माइनस ए, a3 टाइम्स ऑफ r3 माइनस ए, ऐसे करके लास्ट में an टाइम्स ऑफ rn माइनस ए। अब a1 प्लस a1 r1 a2 r2 ये सब तो हमें 0 गिवन है, तो पीछे वाला जो पार्ट है उसको भी 0 होना पड़ेगा। a नॉन जीरो वेक्टर, a तो हमने एक नॉन जीरो वाला वेक्टर लिया है, तो पीछे वाला जो पोर्शन बन रहा है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टिल an, इसको 0 होना पड़ेगा। समझ गए? अपन ने ओरिजिन को a पे शिफ्ट कर दिया तो नया ओरिजिन ये जो वेक्टर है एक r1 डैश वेक्टर बनेगा ना उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब मैं उस r1 डैश को अपने पुराने सिस्टम के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ। जैसे मान लो अब ये जो वेक्टर है इसके हिसाब से अब r1 डैश पॉइंट पे चला गया। ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर अगर मुझे लिखना है तो वो ट्राइंगल लॉ से लिखा जा सकता है, तो वो वाला ट्राइंगल लॉ लगा के लिखा है r1 माइनस ए। a1 तो कांस्टेंट है, वो तो अपने पास पहले से ही था। और x and y be two non-collinear vector ABC represents the side of triangle satisfying this
equation, then ABC is a minus b x b minus c y, और तो इसका अगर हम एक बार डॉट x के साथ ले लें, x and y are two नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। इस इक्वेशन का डॉट अगर x के साथ लिया तो हमारे पास में a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू 0, एक तो ये इक्वेशन आएगी। दूसरा, अगर इसका डॉट y के साथ लिया तो हमारे पास में आ जाएगा b माइनस a माइनस बी एक्स वाई प्लस b माइनस सी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दो तो ये इक्वेशन आएगी। तो ये y बाई एक्स में इक्वेशन है, अगर इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो y बाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, यहाँ से y बाई एक्स निकल जाएगा। एक तो x तो नॉन जीरो मान रहे हो, हम x को नॉन जीरो है, तो तुम y बाई एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, a माइनस बी एक्स इक्वल्स टू सी माइनस बी वाई, तो y अपॉन एक्स a माइनस बी अपॉन सी माइनस बी, ये हो जाएगा। इधर से y बाई एक्स क्या निकल रहा है, तो इधर से y बाई कट जाएगा, सेम आ गया। दोनों इक्वेशन से इधर से तो सेम आ रहा है। एक और रिलेशन चाहिए हमारे को, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स x क्रॉस y, इनके प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है। x y दो वेक्टर हैं, इनके जो भी प्लेन में का परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन का सम 0 हो रहा है। तो हाँ, इस x और y के परपेंडिकुलर वेक्टर c माइनस ए से नहीं आ पाएगा। x क्रॉस y उसके प्लेन के परपेंडिकुलर चला गया, x और y का कोई प्लेन बनेगा, x क्रॉस y उसके परपेंडिकुलर चला गया, तो उस केस में फिर सारे कोएफिशिएंट को 0 होना पड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 0 हो रहा है, टोटल सम 0 हो रहा है, तो तभी हो पाएगा जब सभी के कोएफिशिएंट 0 होंगे, क्योंकि x क्रॉस y x और y के प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया। तो अब इनका कोई भी कॉम्बिनेशन लो तुम x और y का, तो उसके सम से हम x क्रॉस y जनरेट नहीं कर सकते। तो इस वजह से उसका क्या होगा, जो कोएफिशिएंट है सारे के सारे लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये सब क्लास में लिखवाया होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट लीनियर डिपेंडेंट इक्वेशन लिखवाई होगी, वेक्टर इक्वेशंस। तो वहाँ पे बताया होगा कि अगर v1 v2 v3 ऐसे vn तक हम लिख रहे हैं और ये सारे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इन सबको 0 होना पड़ेगा। इन सबका अगर सम 0 आ रहा है तो फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 सबको 0 होना पड़ेगा। इससे अभी कर सकते हो, डायरेक्टली हो जाएगा। नहीं मान रहे, नॉन जीरो है, नॉन कोलिनियर वेक्टर लिख दिया उसने। अब यहाँ पे अगर तुम वेक्टर्स को ही 0 ले लोगे तो वेक्टर को 0 ले लोगे तो इक्वेशन ट्रिवियल इक्वेशन हो जाएगी। फिर अगर x और y और z को तुमने 0 0 0 ले लिया तो फिर ये फिर ट्रिवियल इक्वेशन बन जाएगी, मतलब फिर इसमें फॉर ऑल ABC ट्रू हो जाएगा ये, ठीक है। अगर तुमने x वेक्टर y वेक्टर और z वेक्टर को इसमें x y को 0 0 मान लिया, ओरिजिन ही मान लिया, तो उस केस में फिर ये इक्वेशन फॉर ऑल ABC होल्ड करेगी। तो फिर तो तुम कोई भी ट्राइंगल बना सकते हो उस केस में। ऑब्वियसली सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, कुछ तो आंसर देना पड़ेगा। सर ने क्लास में ये लिखवाया होगा लैम्डा 1 v1 प्लस लैम्डा 2 v2 प्लस लैम्डा 3 v3 ऐसे करके, अगर n वेक्टर्स का सिस्टम है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो, डिपेंडेंट होंगे तब तो जरूरी नहीं है, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है, तो अगर ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो गया, तो तभी हो सकता है जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ये सब 0 होंगे इंडिविजुअली, ठीक है। क्योंकि ये सारे वेक्टर इंडिपेंडेंट हैं, हम उनको एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर जनरेट नहीं कर सकते हो,
अगर डिपेंडेंट होते तो फिर ये इक्वेशन होल्ड नहीं करती। यहाँ पे कोई ना कोई लैम्डा तो ऐसा होता कि वो बाकी सब मतलब एक वेक्टर बाकी सब के सम में लिखा जा सकता है। तो इसी वजह से, क्योंकि किसी भी वेक्टर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, तो उसके लिए फिर सिर्फ सारे लैम्डा इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है। और फिफ्थ, ABC नॉन कोप्लेनर MNN डिस्टिंक्ट स्केलर्स। तो देखो पेपर में ऐसा क्वेश्चन करोगे तो तुम ABC को अज्यूम करोगे। पेपर में करोगे तो ये अगर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली ABC को I कैप J कैप K कैप ऐसे अज्यूम करके करेंगे, क्योंकि वेक्टर में थोड़ा इजी होता है ये सब अज्यूम करना। हाँ ये बीच में इन्होंने मल्टीप्लाई दिया है कि डॉट है ये? अच्छा, बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ये। तो इसमें तुमको ये पता होना चाहिए, एक होता है कि जैसे मान लो A1 L ऐसे लिखा हो L1A प्लस L2B प्लस L2C, L1 L2 L3C। ठीक है। फिर नेक्स्ट बॉक्स का एलिमेंट हो, ये एक एलिमेंट है हमारे बॉक्स में, फिर अगला एलिमेंट हो M1A M2B M3C, और अगला वाला हो जाए N1A N2B N3C। तो उसको तुम ये लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ABC, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आइडेंटिटी यूज कर सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास में ये है LMN LMN LMN, इसका डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा। ये ऐसा हो जाएगा LMN, फिर अगला वाला M ऐसे बनेगा, और M नहीं N आगे आ जाएगा, M नहीं L है, और M, और फिर अगले वाले में आ रहा है M N और L। ये डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा। तो अब ये साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ है ये डिटर्मिनेंट। इसका आंसर इन्होंने बी ऑप्शन, ए ऑप्शन भी आ सकता है इसमें, नहीं बी ऑप्शन बी आएगा इसमें। ये इस आइडेंटिटी होती है हमारे को, अगर ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ मिलता है ना, ABC फिर BCA फिर CBA। ठीक है, इस ऑर्डर में अगर मिलता है डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यू आती है, ये याद ही रखना है तुमको, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3 ABC CAB। ठीक है, ये साइकिल में अगर ये चल रहा है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फिक्स्ड है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3 ABC। तो ये याद रखना है क्योंकि ये बार बार आता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, बाद में डिटर्मिनेंट्स में इसको प्रूव करोगे, पर क्योंकि ये काफ़ी बार आ जाता है तो इसलिए इसको याद ही रख लो आइडेंटिटी की तरह। और वो एक को 0 मानोगे तो फिर उससे क्या होगा, जो दूसरा वाला है वो क्रॉस प्रोडक्ट में 0 हो जाएगा। B और C अगर फिर तुम नॉन इक्वल मानोगे तो फिर Y को भी 0 होना पड़ेगा। तो सब कुछ वो फाइनली फिर 0 0 0 ही आएगा सॉल्यूशन। अगर B और फिर तुम बोलोगे B और C को इक्वल मानना है या फिर अनइक्वल मानना है, फिर B और C को इक्वल मान लोगे, अनइक्वल मानोगे तो Y को 0 होना पड़ेगा। और अगर B और C को अनइक्वल मानोगे, इक्वल मानोगे तो ट्राइंगल फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल मिलेगा हमें, तो ऑप्शन भी नहीं है। तो आइसोसेलेस ऑब्ट्यूस नहीं हो सकता, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता, तो अक्यूट क्यों बोलेंगे उसको। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखना चाहिए था ABC आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ऐसे लिख देते तो तुम समझ जाओ इसका आंसर। और A कैप B कैप आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स फॉर एनी वेक्टर R क्रॉस A कैप। तो R क्रॉस A
कैप, ए कैप एंड बी कैप आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, तो ए कैप डॉट बी कैप 0 है, ए कैप डॉट बी कैप 0 मिल रहा है हमें, इसका आर क्रॉस ए, तो इस इक्वेशन का अगर क्रॉस ले लेते हैं आर के साथ में तो हमें मिलेगा कि बॉक्स ऑफ आर, ये जो बॉक्स वैल्यू है आर ए बी वो 0 हो जाएगी। अगर इसका क्रॉस लोगे आर के साथ में तो तुम्हें मिल जाएगा कि बॉक्स आर ए बी 0 हो रहा है, बॉक्स डॉट और क्रॉस इंटरचेंजेबल है, बॉक्स में डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते, ऐसे होता है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी है उसको तुम ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हो, क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज कर सकते हो। इसका हमने क्रॉस लिया आर के साथ में, अच्छा ये स्केलर है, सॉरी यहाँ पे हम क्रॉस ले नहीं पाएंगे ना, ये स्केलर है ए डॉट बी, ए डॉट बी एक स्केलर है, वेक्टर नहीं है यहाँ पे अपने पास, तो ए क्रॉस बी है हमारे पास में इक्वेशंस में, वो ए बी के बराबर ही है, ए क्रॉस बी की वैल्यू, क्योंकि ए और बी ऑर्थोगोनल दे रखे हैं तो ए क्रॉस बी ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि आर क्रॉस ए किन ऑप्शंस के बराबर आ रहा है। सभी ऑप्शंस में हमारे पास में आर ए क्रॉस बी वाली टर्म प्रेजेंट है एक, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा क्या, आर डॉट ए सभी के साथ में या आर डॉट बी है, ठीक है, वो डायरेक्शन अपन देख लेंगे, डायरेक्शन कुछ आएगी, वेक्टर है ये, आर क्रॉस एक वेक्टर आ रहा है, ये डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है अपने पास में, ठीक है, ये एक 1 मैग्नीट्यूड का एक यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन इसकी आर क्रॉस आर के ए के परपेंडिकुलर चल रही है, ठीक है। इसका आर डॉट ए के साथ अगर हम ए क्रॉस बी ले रहे हैं और फिर उसका आर डॉट ए लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये आर का प्रोजेक्शन है ए के अलोंग, एक यूनिट वेक्टर दे रखा है हमारे को, ए कैप यूनिट वेक्टर है, तो ये क्या है, आर का प्रोजेक्शन है ए के अलोंग, तुम इसको ऐसे समझो कि ये एक वेक्टर है और यहाँ पे हमारे पास में ए वेक्टर है, तो ये वेक्टर आर है, पहले हमने क्या किया, आर का प्रोजेक्शन लिया उसके अलोंग, अब इसको जब हम ए क्रॉस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी दूसरा वेक्टर होगा कहीं, इसके ऑर्थोगोनल डायरेक्शन मिल जाएगी इसको, मैग्नीट्यूड आर का रहेगा, डायरेक्शन इसका प्रोजेक्शन इस पे लिया और फिर उसको परपेंडिकुलर इसके ऊपर ले लिया, आर बी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दी तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में चला गया, तो एक कंपोनेंट तो यहाँ आ रहा है, दूसरा है आर डॉट ए क्रॉस बी टाइम्स ए कैप, आर डॉट ए क्रॉस बी टाइम्स ए कैप, ठीक है, तो ए क्रॉस बी 1 सिर्फ डायरेक्शन है, उसके बाद मैग्नीट्यूड 1 है अपने पास में, ये 1 नहीं है, वैल्यू वाइज 1 नहीं है, ये हमारे पास में इसकी डायरेक्शन है, तो ए क्रॉस बी के अलोंग कंपोनेंट ले रहे हैं आर वेक्टर का, ए क्रॉस बी ये वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी से, उसके अलोंग आर का कंपोनेंट, उसको हम डायरेक्शन दे रहे हैं फिर ए की, समझ रहे हो, दो ऑर्थोगोनल वेक्टर एक तरह से क्या हो रहा है कि एक बार तो तुम क्या कर रहे हो, आर का कंपोनेंट ले रहे हो ए के अलोंग और उसको ए क्रॉस बी वाली डायरेक्शन दे रहे हो, और एक बार तुम आर का ए क्रॉस बी के अलोंग कंपोनेंट लेके उसको ए की डायरेक्शन दे रहे हो, समझ गए, इसके अंदर हो ये रहा है, बट इससे आर क्रॉस ए के बराबर आएगा, ये कैसे पता चलेगा, ऑप्शन बी वाला, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा देंगे, तुम बोल रहे हो इसको एन कैप लिख दो, एन कैप खुद ए क्रॉस बी है, तो इस केस में अपने पास में हाँ ए कैप को बोल रहे हो कि एन क्रॉस बी, एन कैप क्रॉस बी कैप, तो उस केस में हमारे पास में आर क्रॉस एन क्रॉस बी आ जाएगा, तो इसको खोलोगे तो तुम्हारे पास में एन कैप आर डॉट ए माइनस बी
आर डॉट एन ये बनेगा, और आर डॉट एन वो क्या हो जाएगा, आर डॉट एन खुद ए क्रैप क्रॉस बी कैप है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर डॉट ए क्रैप क्रॉस बी कैप, उसको हम माइनस साइन के साथ में बी कैप क्रॉस ए कैप लिख सकते हैं, तो माइनस ए प्लस हो जाएगा, एन हो जाएगा एक बी क्रॉस, इसमें बैठेगा नहीं ना, आर डॉट बी ऑप्शन नहीं आएगा ना, अच्छा यहाँ पे आर डॉट बी है यहाँ पे, एन को हम लिखेंगे ए कैप क्रॉस बी कैप, ए कैप क्रॉस बी कैप टाइम्स आर डॉट बी, इसको बॉक्स आर ए बी में कन्वर्ट करना है भी, ए कैप क्रॉस बी कैप टाइम्स आर डॉट बी, ये बन रहा है ना अभी टर्म। अब ये बॉक्स आर ए बी कैसे हुआ फिर, तो ये बॉक्स आर ए बी होना चाहिए ना, हाँ ऑप्शन से मैं वेक्टर सिस्टम में बना रहा था कि अगर हमें दिख जाए कि एक ए क्रॉस बी के कंपोनेंट ले रहे हैं आर का, और फिर उसको डायरेक्शन दे रहे हैं ए की, और फिर ऐसे ही आर का कंपोनेंट ए के अलॉन्ग लेके उसको डायरेक्शन दे रहे हैं ए क्रॉस बी की, तो दो वेक्टर जनरेट हो रहे हैं, एक ए के अलॉन्ग आ रहा है, एक ए क्रॉस बी के अलॉन्ग आ रहा है, तो अब उसको जब तुम ऐड कर रहे हो तो ट्राइंगल लॉ से हमें पता है कि ये इधर की तरफ एक वेक्टर आ जाएगा, ये ए क्रॉस बी है, ये ए है, इसके अलॉन्ग एक इधर वेक्टर आएगा, अब ये वाला वेक्टर है, ये कैसे बताया जाए कि आर क्रॉस ए के अलॉन्ग ही आएगा, ए फॉर एनी नॉन जीरो लिखा है ना, अपन मान लेते हैं फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर आर लिख दिया ना उसने क्वेश्चन में, ये तो लिखा नहीं नॉन कोप्लेनर है, दिखने में डायग्राम इजी बन रहा है इसके अंदर, तो इसीलिए इसको ऐसा माना है। अभी 3D में मैं वेक्टर आर कैसे ड्रॉ करूँ इसके साथ, इसमें कहाँ बन रहा है, इसमें तो नहीं बन रहा है इक्वेशन में, ए आर डॉट बी आ गया ना तुम्हारे पास में यहाँ, वही तो है, ए के साथ में ले रहा है या फिर बी के साथ में लेना है, इसमें दिक्कत हो रही है। उससे क्या फर्क पड़ेगा, हमेशा आर डॉट बी तो आएगा ही, ए कैप क्रॉस बी कैप कैसे बन जाएगा, आर डॉट बी बॉक्स ऑफ ए, ये कहाँ से बन गया बॉक्स, आर डॉट बी टाइम्स ये स्केलर है, ए डॉट बी क्रॉस ही लिखा होता तो बन जाता, यहाँ पे तुम्हारे को आर ए बी का बॉक्स बनाना है, ठीक है। मैंने इसको खोला सर, इसका तो बॉक्स बन जाएगा डॉट बी कैप, आर डॉट एन बी कैप कैसा आया, ये वाला बन गया, ये ऑलरेडी ये बॉक्स में आ रहा है, और दूसरा आर डॉट बी, अच्छा ये अपने को क्वेश्चन में एक आर डॉट बी भी दे रखा है, हाँ वैसे ही लिखना था सॉरी, इसमें ये वाला टर्म बन रहा है बॉक्स ए बी सी, इसमें बी टाइम्स इसको लिख रहे हैं आर डॉट ए क्रॉस बी, आर डॉट ए क्रॉस बी बॉक्स आर ए बी हो गया, तो इसको बॉक्स आर ए बी लिख दोगे, इसमें बन जाएगा ये, इसको बॉक्स आर ए बी लिख के इसको एज इट इज रख दो ए क्रॉस बी और आर डॉट बी, ठीक है। अब माइनस को अंदर भेज दो तो एक वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, तो आर बी ए आएगा, तो हमें एन को लेना पड़ेगा बी क्रॉस ए, इसमें एन को बी क्रॉस ए लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें। ये नहीं चमका तो ऑब्वियसली मुझे भी नहीं चमका, ये तो फिर से इसमें वेक्टर में आई और जे लोगे, आई कैप और जे कैप, वही बोल रहा हूँ, अगर वेक्टर में है और आई कैप और जे कैप लेके हो रहा है तो वो ज़्यादा इजी है,
वो ऑब्वियसली वेक्टर में मैं बोल रहा हूँ ना कि हर क्वेश्चन को, जितने भी ए बी वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको तुम हमेशा एक वेक्टर अज्यूम करके किया जा सकता है। और पेपर में भी हम करते हैं, मतलब पेपर में जेई में भी ऐसा हो जाता है कि वेक्टर में मिल जाती है क्वेश्चंस में कि तुम वैल्यू अज्यूम कर पाओ। बट एक प्रोसीजर भी होता है जिसको फॉलो करना होता है, तो अपन वो भी देख रहे हैं कि वो प्रोसीजर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। वरना आई कैप लोगे, जे कैप लोगे तो ये हमेशा इजीली हो जाएगा। आर को मान लो R1 आई कैप प्लस R2 जे कैप प्लस R3 के कैप, उसका क्रॉस लोगे ए से, तो तुम्हारे पास में सिर्फ दो कंपोनेंट बचेंगे, जे और के वाले। तो एक तो आ जाएगा R2 जे क्रॉस, क्योंकि हमने ए को माना आई कैप, तो जे क्रॉस आई बनेगा R2 के साथ में, और प्लस R3 के क्रॉस आई। तो ये दो वेक्टर के कंपोनेंट बचेंगे, और वो इनमें से किस ऑप्शन में मिल रहा है वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये बट ये प्रोसीजर होगा, ये वाला ही सही रहेगा, इसमें डायग्राम से नहीं निकलेगा। और हाँ Z1 प्लस Z2 का मॉड था। कॉम्प्लेक्स में अपन इस इक्वेशन को वेक्टर से सॉल्व करते हैं, बट इसमें कौन सा वाला? ए को पूरी इक्वेशन का तुम एक बार लेके देख लो, बी के साथ एन क्रॉस ले लो, बी के साथ प्री मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस को, बी क्रॉस एन बनेगा एक तो तुम्हारे पास में क्या आएगा, बी क्रॉस एन, उसमें आ जाएगा बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी ए बी डॉट बी वन हो जाएगा, बी डॉट बी वन निकल जाएगा, और माइनस का बी ए डॉट बी वो जीरो हो जाएगा। तो बी, हाँ बी डॉट एन, बी क्रॉस एन आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये बी क्रॉस एन। ठीक है, उल्टा लिखेंगे इसको। फिर हमारे पास में 14 में क्या आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी। तो मॉड ए प्लस बी को अंडर रूट ऑफ मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी होगा, तो ये मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी बनेगा, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। अब हमें चाहिए ए डॉट बी की वैल्यू, 4 स्क्वायर 8 प्लस 2 ए डॉट बी। अब ए डॉट बी की वैल्यू चाहिए हमारे पास में, मॉड सी इक्वल टू 1 है, ए माइनस सी डॉट बी माइनस सी इक्वल टू 0 हो रहा है। तो ए माइनस सी और बी माइनस सी ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। कुछ ऐसा हो रहा है, ए ये पॉइंट है, बी ये वाला है, और सी ये वाला है। सी का खुद का मैग्नीट्यूड 1 है, ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 2 है। अगेन इससे डायरेक्टली निकल सकती है क्या ए डॉट बी की, ए डॉट बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। इसको खोलेंगे तो हमारे पास आएगा ए डॉट बी, एक आएगा माइनस का बी डॉट सी, एक आएगा माइनस का सी डॉट ए, और एक आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर, तो वो तो 1 हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस का ए डॉट सी माइनस का बी डॉट सी इक्वल्स टू 0, ये बनेगी इक्वेशन। ए डॉट बी इसको उधर भेजेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी माइनस 1, इसमें से सी कॉमन निकलेगा, सी डॉट ए प्लस बी माइनस 1, तुम बोल रहे हो यहाँ से ए डॉट बी प्लस 1 ये वाली टर्म बन रही है, ए डॉट बी प्लस 1 इक्वल्स टू सी डॉट ए प्लस बी।
सी को नीचे कैसे भेजें? ये मिनटू थोड़ी है और सी कोई वो वैल्यू थोड़ी है। दोनों साइड में मॉड ले लो। मॉड ए मॉड भी कॉस थीटा में कॉस थीटा चाहिए मैक्सिमम, तो उसके लिए इस टर्म को अपने को ए डॉट बी, इसमें क्या बताना है हमारे को? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो मुझे बताना है कि ए डॉट बी मैक्सिमम कितना जा सकता है और मिनिमम कितना जा सकता है। तो हमारे पास में जो इक्वेशन है ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी, ए यहाँ पे कोई वेक्टर है, यहाँ ओरिजिन है, ए और बी दो वेक्टर है, ए प्लस बी डॉट सी, क्या हम इसके बारे में बता सकते हैं कि ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? इनके बीच का एंगल ए डॉट बी इक्वल्स टू सी डॉट ए प्लस बी माइनस 1। तो इसका मैग्नीट्यूड दोनों साइड में मैग्नीट्यूड लें। नहीं, ये ऑलरेडी एक स्केलर है, मैग्नीट्यूड क्या लेंगे इसका? ये ऑलरेडी एक स्केलर वैल्यू है। ये ए डॉट बी जो है ना, उसकी वैल्यू अपन ले सकते हैं 2, ये 2 दिए हैं दोनों, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। वो तो यहाँ पे है ही है ऑलरेडी, थीटा ही चाहिए हमें। वो तो यहाँ से तो अलग आंसर आएगा ना। क्यों आएगा? अगर ऐसे करते हैं बस 8 प्लस 8 कॉस थीटा, तुम ऐसे नहीं बोल सकते कॉस थीटा मैक्सिमम 1 लेगा मिनिमम माइनस 1, ऐसे नहीं कर। आंसर अलग आ रहा है। हाँ, तो वो नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशंस दी हुई है हमारे को कुछ क्वेश्चन में, वो नहीं पॉसिबल है यहाँ पे। और सर ऐसे अगर रुको, इसमें हम लिखते हैं इसको मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिख देते, तो ये वैल्यू क्या बनेगी? 4 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू, इधर आएगा हमारे पास में सी डॉट ए, तो इसके अंदर कोई एंगल है कॉस, इसका भी एंगल कॉस फाई मान लेते हैं, उसका कॉस गामा या ऐसा कुछ एंगल मान लेते हैं, तो उसमें क्या बनेगा? 2 कॉस फाई। सर वो सी वेक्टर दिया है, सी का मैग्नीट्यूड 1 दिया है। हाँ, तो इसीलिए तो 2 कॉस फाई माना है इसको। ए और बी के बीच में फाई है और सी और बी के बीच में कुछ गामा एंगल है, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा? 2 कॉस गामा, ऐसा टर्म बनेगा। इसको -1 करके बाय 4 करेंगे तो भी यहाँ पे इतने सारे एक्स इसको जो मॉड सी स्क्वायर, ये नहीं, इस स्क्वायर सी को नीचे ले लो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। सी को इसे नीचे यहाँ नीचे ले लो। अरे ये सी वेक्टर है भाई, ऐसे नीचे नहीं आते वेक्टर, वेक्टर डिवाइड नहीं होते। मॉड लेके नीचे ले सकते मॉड सी डिवाइड कर सकते हो इक्वेशन में दोनों साइड में। तुम सी को क्यों बोल रहे हो कि नीचे ले लो? हो। सी का मैग्नीट्यूड पहले तुमने सी बोला, फिर तुमने बोला भी था कि सी में नहीं। ए डॉट बी प्लस 1 अपॉन मॉड सी इक्वल्स टू सी डॉट ए प्लस बी अपॉन मॉड सी। ए डॉट बी इसमें अपन ले सकते हैं क्या? ए डॉट बी को मतलब cos थीटा एक बार ऐसे- और मिनिमम ऐसे क्यों कर सकते हैं इसमें भी? सर नहीं ले सकते इसमें। ऐसे तो फिर वही cos थीटा को मैं 1 ही ले लेता उस समय, 1 और -1 ही डालता। मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लेंगे। 1 और -1 हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, -1 से नहीं आएगा इसमें, मुझे पता है। इसमें क्या करना, तो 4 + 1 5 बन जाएगा और -4 + 1 3 बन जाएगा, तो उससे तो 2 आ जाएगा। वो ए डॉट बी करेंगे ना, तो सी का तो मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ अपने को। कहाँ पे? सर ए प्लस बी वो परपेंडिकुलर है, ए बी से परपेंडिकुलर है, तो जब ए प्लस बी करेंगे तो ऐसे ही पास होगा। ए बी से परपेंडिकुलर कैसे हुआ? ए सी और वो बी माइनस सी और ए माइनस सी परपेंडिकुलर है, तो वो जब पहला ओरिजिन से पास करांगे ना, वो ए प्लस बी निकालेंगे तो सी से पास करता हुआ जाएगा, हाँ, तो cos थीटा 0 हो जाएगा, तो है ना। तो अब तो ये चीज़ हो सकती है ना। ये तुम्हारा ओरिजिन है, यहाँ पे कोई वेक्टर सी है और इधर पे वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है। हमें ये दे रखा है कि ये जो है ये आपस में 90 पे है, ठीक है, ये चल रहा है इसमें। अब कौन सा थीटा 0 बोल रहे हो तुम? सर ए प्लस बी करेंगे तो सी से तो पास करेगा। ये ए और ये बी, अब ये ए प्लस बी इससे क्यों पास करेगा? ऐसे क्यों करेगा भाई?
हाँ हाँ और बोल दे तो फटाफट। ए और बी और सी तीन पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए, 3 पॉइंट्स हैं स्पेस में, हमारे को बस ये पता है कि ये और ये जो वेक्टर है ये आपस में परपेंडिकुलर है, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इससे। ए बी सी ये लिखा हुआ है ना एक, तो एक तरह से पोजीशन वेक्टर ही मानना पड़ेगा। तुम नॉर्मल वेक्टर भी मानोगे ए को, ए वेक्टर फिर सी वेक्टर बी वेक्टर फिर उसके बाद में एक सी वेक्टर लोगे तो ए माइनस सी उनको जोड़ने वाला वेक्टर हो जाएगा और बी माइनस सी उन दोनों को जोड़ने वाला वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है तो पोजीशन वेक्टर, और यहाँ पे ये नहीं बनेगा। इस रिलेशन से मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकले, सी डॉट ए प्लस बी, सी डॉट ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए डॉट बी प्लस 1 के लिए मुझे सी डॉट ए प्लस ये चाहिए ना, सी डॉट ए प्लस बी। हाँ ये है मॉड सी मॉड ए प्लस बी, मॉड सी 1 है, मॉड ऑफ ए प्लस बी और कॉस, इनके बीच का एंगल थीटा मान लेते तो कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बन रही है, ए डॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। हमें पता है कि ए प्लस बी, अच्छा तुम्हारा वाला लॉजिक वैसे भी गलत हो जाएगा, अगर ए प्लस बी कोलिनियर होते तो ये थीटा जी, ये थीटा 1 ही रहता, ठीक है। अगर ये कोलिनियर आ जाते उस केस में थीटा 1 हो जाता। इसके लिए अगर तुम ऐसे देखो, अगर हम एक सिस्टम बना रहे हैं ऐसा, हमारे को मैक्सिमाइज करना है, तो कॉस थीटा की इस एक्सप्रेशन को, अगर मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे अगर क्या करनी है, मैक्सिमम बनानी है, मैक्सिमम बनानी है तो उस केस में, सॉरी मिनिमम के केस में कॉस थीटा को मैं 1 ले सकता हूँ। ये वेक्टर मैं हमेशा बना सकता हूँ जब ए स्पेस में कहीं ऐसा हो, ए बी और सी कि ए प्लस बी की जो डायरेक्शन हो वो सी के अलॉन्ग आ जाए, जो सी का पोजीशन वेक्टर है उसी की डायरेक्शन मिल जाए ए प्लस बी को। समझ में आ रहा है? अगर हमारे पास में इस स्पेस में 3 वेक्टर है, एक वेक्टर यहाँ पे, एक पोजीशन वेक्टर यहाँ है और एक पोजीशन वेक्टर सी यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं ऐसे बनाऊं कि इस पैरेललोग्राम में जो ओरिजिन और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन है ए प्लस बी उसी के कोलिनियर हो जाए, तो उस केस में कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। कॉस थीटा 1 हो गया तो फिर ये वाला थीटा मैक्सिमाइज हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी ए डॉट बी प्लस 1। ए डॉट बी प्लस 1 क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो मॉड ए मॉड बी 4 इनके बीच का ए और बी का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल का कॉस प्लस 1। अब ये थीटा 1 है यहाँ पे, इनके बीच का एंगल है ए और बी के बीच का, तो ये थीटा 1 क्या होगा फिर उस केस में? हमने क्या किया, इसको लिख दिया उसकी बजाय। हम ऐसा डिजाइन कर रहे हैं ना कि ये कंडीशन क्या आएगी इसमें, इस थीटा पे कंडीशन होगी फिर कुछ, यहाँ जो ये थीटा आ रहा है ना दोनों के बीच का, इस पे कोई कंडीशन होगी। ये एक वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ए का, ये यहाँ पे बी है, तो ए प्लस बी भी एक वेक्टर आएगा ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला। तो अगर सी उनके बीच में आ जाए, सी अलग अलग देखो, सी के पोजीशन बहुत सारे हो सकते हैं ना, ऐसे अगर सी पॉसिबल हो, तुम्हारे को बस ये इंश्योर करना है कि ये जो एंगल है ये 90 रहना चाहिए। समझ आ रहा है? ये एंगल 90 आना चाहिए। ए और बी के बीच में, हाँ नहीं नहीं, मिनिमाइज मैग्नीट्यूड को करना है ना, मैग्नीट्यूड को करना है मिनिमाइज, तो वो वैल्यू पॉजिटिव ही रखेंगे। नहीं, इसमें भी ये वाला भी नहीं बैठेगा, ये जो लिखा है ना ये भी सही नहीं लगेगा, क्योंकि हम कॉस थीटा नहीं कर पाएंगे। कॉस थीटा को अगर तुम 1 करोगे
उसके लिए थीटा को इसके कोलिनियर होना पड़ेगा, उसके लिए सी को ए प्लस बी के कोलिनियर होना पड़ेगा। अब उसमें हमें ये नहीं पता कि जहाँ पे सी आएगा तो वो क्या इसके परपेंडिकुलर आएगा या नहीं आएगा उस पोजीशन में, क्योंकि हमें बी माइनस सी को हमेशा सी माइनस बी के बी माइनस सी और ए माइनस सी इनको आपस में हमेशा परपेंडिकुलर रखना है, तो ये भी नहीं बैठेगा सिस्टम। फाई को गामा प्लस थीटा क्यों, ये है ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर अपन है, वो उसको वो वाला डायग्राम मत देखो, यहाँ पे आपने कुछ नया डायग्राम सोचो। जैसे अपन ने ना ए डॉट बी वेक्टर बनाया जिसके बीच में एंगल थीटा है, फिर अपन ने एक सी वेक्टर बनाया जो मतलब उसके बीच में सी और बी के बीच में एंगल गामा है, फिर ए और सी के बीच में एंगल हो जाएगा फाई, तो फाई बराबर गामा प्लस थीटा अपन ऐसे लिख सकते हैं। 3 पॉइंट है तुम्हारे पास में, ए और सी के बीच में एंगल थीटा है, ए और सी है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एंगल ये पूरा थीटा है। फिर ये सी वेक्टर कहीं ऊपर ले लो, कहीं पे भी ले लो, ये यहाँ पे भी चल जाएगा, इसमें भी वो इक्वेशन तुम्हारी होल्ड करेगी ए बी सी। तो अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, ए और सी के बीच में थीटा 1 है, तो बी और सी के बीच में थीटा 2 है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा के बराबर होगा। तो ए डॉट बी वाला जो थीटा है कॉस थीटा, ये वाला जो थीटा है इसको हम थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिख सकते हैं। तो आपने 2 cos फाई लिखा है ना, इसको मतलब आपने ऐसे लिया था सी और ए के बीच में आपने फाई लिखा, इसको तो हम थीटा 1 और थीटा 2 कर लेते हैं, चलो ठीक है। ये डायग्राम के हिसाब से ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। अभी भी हमारे को cos थीटा इसको मैक्सिमाइज करना है ना, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या जा सकती है ये देखनी है, 4 cos थीटा माइनस 1। उसको थीटा को वही रहना दो और यहाँ थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है ना, यहाँ पे थीटा 1 को ऐसे डाल दो, थीटा माइनस थीटा 2, थीटा माइनस थीटा 2, तो उससे तो थीटा 2 का फंक्शन बन जाएगा ये। हाँ, तो cos थीटा 2 के एक फंक्शन बन जाएगा। अरे उसमें साइन भी होगा, फिर उसमें एक साइन का टर्म भी आएगा, कॉस का एक्सप्रेशन बनेगा ना कि हाँ, तो उसी में तो साइन आएगा। नहीं, कॉस सी प्लस डी लगाओगे तो उसमें नहीं आएगा, और दूसरे वाले में अगर तुम सी माइनस डी से खोल दोगे, अगर तुम थीटा 1 की जगह थीटा माइनस थीटा 2 लिख के खोलोगे तो आ जाएगा। इसमें सी डी लगाना दिख रहा है कि सी डी से हो सकता है। 2 कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 बनेगा एक, तो हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, दूसरा हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2/2। तो ये कितना हो जाएगा, हमारे को कॉस थीटा को मैक्सिमाइज करना है, अभी भी अच्छा नहीं है। चलो ये वाला देख के बताते हैं और क्या, ठीक है। इतना बहुत है एक क्वेश्चन पे टाइम। 21 vector A be vertical, the line with the greatest slope on the plane with normal this along the vector this. The line of greatest slope on plane with normal this along the vector this. along the vector A be vertical. Vertical का क्या मीनिंग हुआ इसमें? Let a vector A be vertical, the line of greatest slope on the plane with normal this. A is vertical, then the line of greatest slope with normal B is along. तो ये स्टेटमेंट 1 इसी से आ रहा होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है। वही वर्टिकल का मीनिंग क्या होता है इसमें, ये वाला एक बार राहुल सर से पूछना तुम लोग, वो ने पता होगा। वर्टिकल वेक्टर में वर्टिकल का मीनिंग क्या बनता है? A क्रॉस B इक्वल्स टू
आई क्रॉस ए डॉट बी, फिर आई कैप, फिर जे क्रॉस ए डॉट बी, फिर वापस जे कैप और के क्रॉस ए। तुम इसमें क्या करो, ए को ले लो, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तो उसका जब तुम आई के साथ क्रॉस करके डॉट लोगे बी के साथ में, तो पूरा एक कंपोनेंट वाला वेक्टर बन जाएगा। फिर उसका आई डॉट, उसका आई कंपोनेंट आ जाएगा वैसे ही, समझ गए। A1 I2 A3, उसको B1 B2 B3 ले लेना, तो उसमें तुम्हारे पास में सम वेक्टर टाइम्स आई कैप प्लस सम वेक्टर टाइम्स बी जे कैप। हाँ नहीं, मॉड ए मॉड आई लिखोगे वो अजीब सा हो जाएगा। आई के साथ क्रॉस करोगे ए का, तो क्या होगा कि आई वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ए का जो जे कंपोनेंट है और के कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर चले जाएंगे हम दो वेक्टर्स, ठीक है। और फिर उसका वापस लोगे डॉट बी के साथ। हाँ हाँ, तो वो स्टेटमेंट 2 में, स्टेटमेंट 2 एक अलग है। हाँ हाँ, सी और तो अपने पास में तुम बोल रहे हो कि इसको ऐसे लिख दिया, ए क्रॉस आई डॉट बी, ऐसे बोल रहे हो, ए क्रॉस बी डॉट, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दिया, ए क्रॉस बी डॉट आई। हाँ ठीक है, इससे भी हो जाएगा ये वापस स्टेटमेंट 2 अगर तुम देखोगे उसमें हमारे पास में स्टेटमेंट 2 सिंपल है, आई का डॉट ले रहे हो सी के साथ और उसको आई की डायरेक्शन ले रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है कि सी के अंदर 3 कंपोनेंट है, C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप, उसका डॉट लोगे आई के साथ, तो तुम्हारे पास C1 ही बचेगा सिर्फ, उसको वापस आई की डायरेक्शन दे दोगे तो वेक्टर का जो C1 आई कैप ऐसा बन जाएगा अपने पास में फर्स्ट टर्म, फिर वापस C2 जे कैप, C3 के कैप। तो C1 तो सिंपल है समझने में, C2 में क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज कर दो, तो A क्रॉस B डॉट आई होगा, फिर वो चीज A क्रॉस B का आई के अलोंग कंपोनेंट और उसको वापस क्या किया, आई की डायरेक्शन दे दी, उससे लिखोगे तो तुम्हारे को दिख जाएगा A क्रॉस B, B फिर आई के अलोंग, फिर A क्रॉस B J के अलोंग, फिर आई क्रॉस B K के अलोंग, तो उससे भी बोल सकते हैं कि हाँ ये वापस A क्रॉस B बन जाएगा। स्टेटमेंट 2 ये तो सिंपल है समझने में बहुत, स्टेटमेंट 2 बहुत इजी है। स्टेटमेंट 1 में A क्रॉस B मतलब उन्होंने उल्टा कर दिया, डॉट क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज करके लिख दिया, वो लिख के करोगे तो इजी बढ़ जाएगा। दूसरा वो उससे लिखोगे A1 आई कैप A2 जे कैप, तो उससे भी तुम देखोगे कि बनेगा जो फाइनल आंसर आएगा वो A1 अगर A वेक्टर का क्रॉस B वेक्टर के साथ ले रहे हो तो जो वेक्टर आता है वही बन जाएगा फाइनली, ठीक है। उसमें ऐसी टर्म बनेगी A2 A3 A2 B3 माइनस A3 B2 टाइम्स आई कैप, फिर ऐसे तीनों बन जाएंगे तो दिख जाएगा कि हाँ A क्रॉस B में ये बनेगा। और किसका 20 स्टेटमेंट 2 P Q R are non-zero distinct vectors P cross Q equals to Q P cross R P is parallel to Q minus R। तो P दोनों साइड में ऐसा करो, लेफ्ट में ले लो माइनस P क्रॉस R इक्वल्स टू 0, तो P माइनस P क्रॉस Q माइनस R इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो दिख रहा है P और Q माइनस R आपस में कोलिनियर हो गए। और consider the final family of planes x plus y plus z equals to c. C is the parameter of the intersection of coordinate axes at P, Q and R. Alpha, beta, gamma be the angles of each family with the positive. Which of the following interpretations hold goes for this family? C is a parameter intersecting the coordinate axes at P. P, Q and R are तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू सी, यहाँ पे c वेरी करेगा तो डिफरेंट प्लेन्स आएंगे अपने पास में। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालने के लिए तुम क्या कर, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकल जाएंगे 0, c, फिर इसमें आ जाएगा c, 0, 0 और ये वाला हो जाएगा 0, c,
0, ठीक है। फिर उसने बोल रखा है कि इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पी क्यू एंड आर, तो पी ये वाला पॉइंट, क्यू ये वाला और ये आर मान लिया इसको। अल्फा बीटा गामा विद द एंगल्स मेड बाय ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ये एक प्लेन बनेगा यहाँ पे, उसका एक्स एक्सिस के साथ में कुछ एंगल होगा। ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली, इसका एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है उसको उन्होंने अल्फा बोल रखा है। फिर वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस के साथ में बीटा और गामा चल रहा है। अब हमें बोल रहा है कि ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, ये तो डायरेक्टली देख सकते हो, ईच मेंबर इज इंक्लाइंड, क्योंकि नॉर्मल के जो डीआर्स आ रहे हैं 1 1 1 है, प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स क्या आ रहे हैं 1 1 1, तो सभी का एंगल निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में नॉर्मल्स का। ये नॉर्मल है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें पता है 1 0 0 होती है, cos थीटा सभी का लिखोगे, सभी का 1 आ जाएगा। डीसीज निकाल सकते हो इन एंगल्स के, इन एंगल्स, ये जो हमारे पास में cos एक वेक्टर के लिए कर लेते हैं, जैसे 1 0 0 एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, इनका इसके साथ डॉट अपॉन इनका मैग्नीट्यूड, तो वो क्या आ जाएगा 1 अपॉन √3। कैसे? अरे वो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 ऊपर है, ये तो प्रूव करना है एल और एम और एन बराबर है। कहाँ दे रखा है? प्लेन की इक्वेशन ऐसी है, प्लेन की इक्वेशन ऐसी है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर सी, तो सी सिर्फ वेरी कर रहा है, यानी क्या हो रहा है, प्लेन आगे पीछे शिफ्ट हो रहा है लेकिन पैरेलल है, तो डायरेक्शन जो प्लेन है वो इक्वली इंक्लाइंड है सभी एक्सिस से, तो जो नॉर्मल बनेगा वो नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड हो जाएगा, क्योंकि प्लेन अगर एक्सिस के साथ में इक्वल इंक्लिनेशन बना रहा है तो जो नॉर्मल होगी वो, समझ गए, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होगी, तो उस केस में cos थीटा, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। 1/√3 या -1/√3 दोनों में से कुछ भी हो सकती है, तो तीनों -1/√3 या 1/√3 होंगे, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। प्लेन में नॉर्मल होता है ना, प्लेन में नॉर्मल होता है, सॉरी, प्लेन में नॉर्मल के डीआर्स होते हैं और उसके साथ में साइन वाला मिलेगा एंगल, ठीक है, लाइन नहीं है यहाँ पे, प्लेन चल रहा है, प्लेन में नॉर्मल के डीआर्स मिलते हैं हमें, तो वो नॉर्मल के लॉन्ग ले रहे हो तो जो प्लेन के खुद के इंक्लिनेशन की वजह से 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 1 आएगा इसमें। और C part, let ABC be the triangle with position vector of angular point expressing this. So then the position vector of the orthocenter of triangle is A plus B plus C by 3. A plus B plus C by 3 हो जाएगा, इक्विलेटरल है ट्राइंगल। अच्छा 28 का C बोले तुम, 27 का C, फिर 28 का, 27 का C, if U equals to A cap minus A dot B times B cap, V equals to A cross B, then mod U equals to mod B। तो ये है किसके लिए, A and B are non-zero non-collinear vector, which of the following is true। तो A cap और ये मान लो A cap वेक्टर है, ये तुम्हारा B cap है, और इसका A डॉट B कैप जब लिखेंगे तो वो A का B, इसका B का डायरेक्शन हो जाएगा A के अलोंग, उसको B वेक्टर B कैप से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्चुअली इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला कंपोनेंट होगा A का, और किस में से A में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वेक्टर आ जाएगा मेरे पास ट्राइंगल लॉ से, ये वाला वेक्टर, तो इसके डायरेक्शन के अलोंग आ जाएगा। एक तो ये हो गया, एंड V इक्वल्स टू A क्रॉस B, ये और ये 90 डिग्री पे है, तो ये वेक्टर है, ये है हमारे पास में A डॉट B, इसका B पे, और ये यहाँ पे हमारे पास में A वेक्टर है इस साइड में, तो A, एक सेकेंड, ये वाला वेक्टर A प्लस ये वेक्टर, इसको x वेक्टर बोल देते हैं, x वेक्टर प्लस ये उल्टी डायरेक्शन में है तो माइनस B A डॉट B, ये 0 हो जाएगा,
ये वेक्टर सम 0 आएगा, ये तो प्लस नहीं है ना हमारे पास में, माइनस साइन है, बीच में माइनस ही है, ठीक है, एक्स पे भी माइनस साइन ले रहे हैं तो एक्स वेक्टर आ जाएगा ये वेक्टर, ठीक है। और दूसरा हमारे को ए क्रॉस बी वो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर चल रहा है। अब हमारे को मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है ये प्रूफ करना है। तो u का मैग्नीट्यूड इसका तो ये ट्राइंगल से हम बता सकते हैं क्या, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो वो तो वैसे भी आ जाएगा u क्रॉस v के लिए, u का मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 है, अगर हम a को यूनिट वेक्टर मान रहे हैं, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, यहाँ पे a कैप लिखा हुआ है ना, तो 1 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा a डॉट b का स्क्वायर और b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 माइनस a डॉट बी, ए कैप डॉट बी कैप के मॉड का स्क्वायर है ये एक तरह से। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या है, वापस a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया मॉड ऑफ u बराबर मॉड ऑफ v। समझ गए, समझ आ गया ये कैसे लिखा। और 28 का d, let a b c be three mutually perpendicular vectors of same magnitudes if an unknown vector x satisfies the equation this then x is given by। इसके अंदर तुम्हारे को ये खोलना पड़ेगा, ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है जेई का। इसमें क्या होगा, तुम्हारे को ये जो x को है ऐसे लिखना पड़ेगा, a क्रॉस, एक तो बनेगी टर्म x क्रॉस a और एक बनेगी माइनस का a क्रॉस b क्रॉस a। अगर मैं एक टर्म को खोलूं तो मेरे पास में क्या आएगा, अब इसको खोलोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा x a स्क्वायर, पहला टर्म ऐसे हो जाएगा x a डॉट a हो जाएगा a स्क्वायर, फिर माइनस का a डॉट x, फिर अगली टर्म में तुम्हारे पास में क्या आएगा, माइनस का b वापस a स्क्वायर और फिर उसके अगली टर्म में आ जाएगा प्लस का a डॉट बी, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है सेम चीज अगली टर्म में होगी, उसके अगली टर्म में भी बस उसमें सिर्फ a की जगह पे c आ जाएगा b आ जाएगा, ऐसी टर्म्स आएंगी। अगले वाले में देखो c और b है, फिर उसके अगले वाले में a और c है, तो सिमेट्री से हम सारा लिख सकते हैं। उसमें क्या बनेगा, x b स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस का नेक्स्ट टर्म c b डॉट x बनेगी, ऐसे बनती जाएंगी टर्म्स उसमें भी। अब तुम्हारे को यहाँ दिख रहा है कि x वेक्टर के साथ में मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया। तो इधर हमारे पास में x के साथ में एक तो मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर ये बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर और क्या बच रहा है, b a स्क्वायर आएगा, ऐसी टर्म्स आएगी अपने पास में। ऑफ सेम मैग्नीट्यूड दे रखा है ना अपने को, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज इसका तुम क्या करो, मॉड a स्क्वायर को हटाने के लिए मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर मॉड c स्क्वायर इन सबको k बोल दो, ठीक है। मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर मॉड c स्क्वायर इन सबको k बोल देते हैं, तो ये यहाँ पे k टाइम्स b हो जाएगा, k टाइम्स c हो जाएगा, k टाइम्स a आ जाएगा। तो एक तो हमारे पास में कुछ ऐसा आ जाएगा माइनस ऑफ k टाइम्स a प्लस b प्लस c, एक ये टर्म बन जाएगी। और क्या आएगी अपने पास में, a यहाँ पे और एक यहाँ पे, a वेक्टर के साथ में हमारे पास आ रहा है माइनस का a वेक्टर a डॉट x a डॉट
बी, ए और बी हमारे को दे रखे क्वेश्चन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये हट गया, तो यही बचा सिर्फ। फिर ऐसे ही अगला टर्म में आ जाएगा माइनस बी, ए डॉट बी डॉट एक्स, फिर अगले वाले में आ जाएगा सी डॉट एक्स, ठीक है। तो ये हमने के माना इसको, तो ये 3k हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3kx माइनस ये k a प्लस बी प्लस सी, और लास्ट टर्म बन रही है हमारी इक्वल्स टू ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स प्लस सी डॉट एक्स, और ये तुम्हें पता है ये वापस x ही बना देगा। ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। ये क्या हो रहा है, x का कंपोनेंट a के अलोंग और फिर उसको a की डायरेक्शन दे रहे हो, फिर वापस x का कंपोनेंट b के अलोंग और फिर उसको b की डायरेक्शन मिल रही है, और फिर x का कंपोनेंट c के अलोंग और उसको c की डायरेक्शन दे रहे हैं, तो ये वापस वेक्टर x ही बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3x है, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी। a का कंपोनेंट लिया, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर i j k से समझ लो सिंपली, तो तुम उसको x को डायरेक्शन दो पहले उसकी, फिर उसको a के अलोंग ले लो। a कंपोनेंट x का, जब मैं ये करूँगा x डॉट a कैप करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, a के अलोंग x का कंपोनेंट और उसको वापस a की डायरेक्शन दे दूंगा, तो वो a के अलोंग x1 का कंपोनेंट हो गया। समझ रहे हो, तीन ऑर्थोगोनल वेक्टर है और यहाँ स्पेस में एक वेक्टर है। तो तुमने क्या किया, पहले इस वेक्टर को एक इसकी डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिया इसका, प्रोजेक्शन इस पे, फिर इसकी डायरेक्शन दे दी, तो ये इसका कंपोनेंट हो गया इसके अलोंग, फिर इसके अलोंग और फिर इसके अलोंग, और तीनों को जोड़ते हो तो वापस x ही आ जाता है, तो ये वापस x बन जाएगा। ठीक है, वो k का फैक्टर चेक कर लेना, कितना k का फैक्टर टाइम्स x बनेगा। समझ गए? डायरेक्टली भी कर सकते हो, वही है हर क्वेश्चन वेक्टर का जो है, अगर a b c के टर्म्स में लिखे हुए ऑप्शंस तो हम उनको वेक्टर्स में i j k लेके कर सकते हैं, बट एक प्रोसीजर होता है करने का। अगर मान लो क्वेश्चन में इसको वो नहीं करवाना चाहेगा, अगर जेई में उनके ऊपर होता है वो क्वेश्चन करवाना चाहते हैं या नहीं तुमसे वैल्यूज लेके। जनरली जो आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं वेक्टर में, उसमें वैल्यू लेके आ जाता है, ठीक है, 50-60% टाइम्स वैल्यू लेके आंसर आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन फिर भी ऐसे बन जाएंगे जहाँ पे वैल्यू लेना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर उसने सिंपली अगर हमारे को प्रॉपर्टी लगवानी है उसको, तो वो तुम्हारे को फिर इसकी जगह पे वेक्टर सब्स्टिट्यूट कर करके देगा। ठीक है, वो लिख देगा, आगे करके लिख देगा कि x एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, फिर a कैप, a b कैप और c कैप, ये तीनों वेक्टर लिख देगा। अब वहाँ पे तुम्हारे को आइडेंटिफाई करना है कि हाँ, अब तुम ये बैठ के अगर ये निकालोगे, अगर तुम जनरल वेक्टर इक्वेशन में पुट कर करके ये सॉल्व करोगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा ना, ये एक एक का ट्रिपल प्रोडक्ट लेना लंबा होगा। तो प्रॉपर्टीज समझने के लिए है यहाँ पे। और 29 का सी, A, B, C, D vectors are non-zero vectors such that no three of them are in the same plane, no two of them are orthogonal, then the value of the scalar B cross C dot A cross D no three of them are in the same plane and no three of them are collinear। तो B क्रॉस C हमारे पास में डॉट A क्रॉस D है, तो ये B क्रॉस C बॉक्स ऑफ B क्रॉस C AD ऐसे है। एक तो ये वाला बॉक्स है। अच्छा, डॉट और क्रॉस इंटरचेंजेबल है, तुम डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हो। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है बी डॉट सी क्रॉस ए क्रॉस डी, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लग जाएगा, तो वो क्या बनेगा, बी डॉट, यहां पे आएगा हमारे पास में ए सी डॉट डी माइनस डी ए डॉट
सी, फर्स्ट टर्म में ए बनेगी, इसका फिर डॉट लोगे अंदर तो तुम्हारे पास दो टर्म्स आ जाएगी। अब अगली वाली को देखो, अगली वाली में भी सेम टर्म्स बनाई जा सकती है, अगली वाली में भी ऐसी कुछ बन जाएंगी। अगली वाली में मुझे चाहिए बी डॉट ए सी डॉट डी, बी डॉट ए सी डॉट डी वाली टर्म चाहिए, तो सी डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस डी ऐसे लिख रहे हैं हम इसको। तो उस केस में मेरे पास सी डॉट यहां पे आएगा बी ए डॉट डी, तो क्या सी डॉट बी के साथ बना, बी डॉट ए है हमारे पास में, मुझे बी डॉट ए चाहिए था, एक बी डॉट ए नहीं आया हमारे, डी में आ जाएगा, डी में आ जाएगा, बी डी में आ रहा है, तो वो माइनस का डी ए डॉट बी ये बन गया। अब ये दिख रहा है तुम्हारे को, ये डी डॉट सी है यहाँ पे और ए डॉट बी भी है यहाँ पे, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। फिर इधर पे नेक्स्ट टर्म आ रही है बी डॉट डी ए डॉट सी, तो इधर बन रहा है बी डॉट डी माइनस के साइन के साथ माइनस का बी डॉट डी ए डॉट सी, और इधर बन रहा है माइनस प्लस का सी डॉट बी ए डॉट डी। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है अभी तक? इन दोनों में से b कॉमन निकल रहा है वापस, इन दोनों में से b ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, b डॉट ऑफ c टाइम्स a डॉट d माइनस d टाइम्स ऑफ a डॉट c, और ये वापस ट्रिपल प्रोडक्ट से लिखा जा सकता है, इसको वापस ट्रिपल प्रोडक्ट उल्टा लिख सकते हैं, तो नीचे वाले से कट जाएगा ना, ये वापस ए क्रॉस बी क्रॉस सी टाइप का बन जाएगा। ये दिख रहा है तुम्हारे को, सी टाइम्स ए डॉट डी माइनस डी टाइम्स ए डॉट सी, तो ये वापस ए क्रॉस ऐसा बन जाएगा, ये ए क्रॉस सी क्रॉस डी, इसका बी के साथ डॉट है, फिर वापस डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हो, तो ये बी क्रॉस ए डॉट सी क्रॉस डी है, तो ये वापस नीचे वाले से पूरा कट जाएगा। समझ गए? और 29 का ए, लेट ओ बी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल सच दैट, इसमें क्या करो, एक बार क्रॉस ओ ए के साथ लो, एक बार ओ बी के साथ लो, एक बार ओ सी के साथ लो, ओ ए क्रॉस ओ बी, ओ ए बी ट्राइंगल का जो एरिया है वो देगा, उसको डेल्टा 1 बोल दो, ऐसा हो जाएगा। इसमें एक बार पूरी इक्वेशन का क्रॉस तुम ओ बी के ओ ए के साथ लोगे तो ओ ए क्रॉस ओ ए 0 हो जाएगा, तीनों ट्राइंगल का एरिया, ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया डेल्टा 1 बोल दिया, ओ ए सी का डेल्टा 2 और ओ बी सी का डेल्टा 3। ठीक है, एक बार ओ ए के साथ डॉट लोगे, क्रॉस लोगे, तो तुम्हारा क्या होगा, ओ ए क्रॉस ओ ए 0 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ओ बी क्रॉस ओ ए, ओ बी क्रॉस ओ ए बी ट्राइंगल होगा, तो वहां पे डेल्टा 1 बन जाएगा, 2 डेल्टा 1 प्लस ओ सी क्रॉस ओ ए, वो ओ ए सी का ट्राइंगल का एरिया बनेगा, तो 3 डेल्टा 2 इक्वल्स टू 0। एक ये इक्वेशन आ जाएगी। पहली इक्वेशन जब तुमने ओ ए के साथ क्रॉस लिया, हाफ ए बी क्रॉस ए सी ट्राइंगल का एरिया होता है, पहली वाली इक्वेशन ये हो गई। ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन भी बनाई जा सकती है, तो तुम्हारे पास 3 इक्वेशन आ जाएगी, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में हो जाएगा या नहीं होगा ये, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में 3 इक्वेशन मिल जाएगी। ये तुमने ही तो पूछा था, जैसे तुमने पूछा था, ये तो हो जाएगा अभी, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 3 इक्वेशन बन जाएगी, रेशियोज निकल जाएंगे सारे डेल्टास के। और 29 के ए में वो भी निकाल सकते हो, सेम ही बनेगा, यहाँ से भी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 के रेशियोज मिल जाएंगे, उससे भी निकाल सकते हो।
कौन सा वाला? 30. Given that the tetrahedron DABC, AB equals to this, BC equals to CD equals to this, shortest distance between the skew lines, this is 8. Angle between them is pi by 6. Find the volume of the tetrahedron. AB और CD हमारे को दो साइड्स दी हुई है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्लास में फॉर्मूला लिखवाया होगा दो लाइंस के बीच. वहाँ वो क्या था फॉर्मूला? मॉड ऑफ नहीं x2 माइनस x1 नहीं, वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखवाया होगा. a क्रॉस b ऐसे करके कुछ लिखवाया होगा फॉर्मूला. लिख के बता दो तुम. स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा होगा. x माइनस नहीं वो वाला नहीं, वेक्टर फॉर्म में. a2 माइनस a1 ठीक है. ये फॉर्मूला लिखवाया हुआ क्लास में तुम लोगों को स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इसमें हमारे को दो वेक्टर तो दे रखे हैं. दोनों वेक्टर जो टेट्राहेड्रॉन के जो साइड लेंथ है वो है अपने पास में a2 और a1, उसके ऊपर के पॉइंट्स होते हैं. दो लाइन हो अगर तुम्हारे पास में स्क्यू लाइंस स्पेस में और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो तो a2 और a1 इनके ऊपर के पॉइंट्स हो जाएंगे. a2 माइनस a1 इस डिस्टेंस को ये तो मुझे निकालनी है. ये हमें ये वाली डिस्टेंस तो चाहिए. हाइट का काम करेगी टेट्राहेड्रॉन की. ठीक है. क्या हो रहा है? टेट्राहेड्रॉन एक फिगर है यहाँ पे ऐसे, ये बेस है इसका और ये हमारे पास में ये फिगर है टेट्राहेड्रॉन. अब ये वाली साइड और ये वाली साइड स्क्यू है आपस में. इनके बीच का तुम्हारे को ये अल्टीट्यूड, ठीक है, ये चाहिए. ये वाली जो लेंथ है ये वाली चाहिए. इससे बोल रखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये 8 दे रखी है. ये क्वेश्चन में दे रखी है 8. अच्छा, इन दोनों को यूज करके हमें इसका मैग्नीट्यूड पता है b1 क्रॉस b2. तो b1 क्रॉस b2 इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल दिया है. इन स्क्यू लाइंस के बीच का, ये क्रॉस वाली के लिए ये पता है क्योंकि यहाँ पे मॉड b1 आएगा, मॉड b2 आएगा और क्रॉस का जो एंगल है पाई बाय 6 वो आएगी वैल्यू. तो वो वाली वैल्यू हमें पता है. ये पता है. तो इससे क्या मिलेगा मुझे? इस अल्टीट्यूड का इसके साथ में एंगल b क्रॉस c के साथ, b1 क्रॉस b2 के साथ में एंगल क्या बन रहा है? cos थीटा मिलेगा वहां से हमें. ये वैल्यू 8 के बराबर क्वेश्चन में दे रखी है तुम्हें. तो ये वाली वैल्यू में हमारे को पाई बाय 6 है, ये पता है. मॉड b1 पता है, मॉड b2 पता है. तो ये क्या बनेगा? a2 माइनस a1, ये वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ a2 माइनस a1, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2. उसमें मेरे पास मैग्नीट्यूड b1 मैग्नीट्यूड b2 वो तो 12 और 6 है और साइन पाई बाय 6, तो 12 6 साइन पाई बाय 6 हाफ. इसके साथ cos थीटा इनके बीच का एंगल अपॉन सेम इसका मैग्नीट्यूड में वापस यही आएगा 12 6 हाफ. ये तो पूरा कट जाएगा. और मॉड ऑफ a2 माइनस a1, ये लेंथ 8 हमें दे रखी है क्वेश्चन में. तो सॉरी, ये वैल्यू 8 दे रखी है. a2 माइनस a1, a1 और a2 इसके ऊपर पॉइंट्स होते हैं. तो a2 माइनस a1 cos थीटा मिलेगा. a2 माइनस a1 cos थीटा, इसकी वैल्यू मिलेगी 8. a2 माइनस a1 इसके ऊपर पॉइंट है और b1 क्रॉस b2 के साथ में उसका कंपोनेंट लिया हुआ है. तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, b1 के भी और b2 के भी परपेंडिकुलर है. डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वाइज इतना है. a2 माइनस a1 ये उनको यही सिंपल ये पॉइंट्स ही मान सकते हैं. जो ऊपर के पॉइंट्स हैं वो भी a2 माइनस a1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नहीं, उस केस में cos थीटा 1 आ जाएगा, थीटा 0 आ जाएगा उस केस में. बट वो ये तो फिर यही वाला वेक्टर हो जाएगा.
इससे अपने को वो थोड़ी मिलेगा कि हाइट चाहिए मुझे इस टेट्राहेड्रॉन की एक, या इनके साइड्स के बीच का एंगल चाहिए, तो मुझे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है हाफ ऑफ, मतलब मुझे हाइट, या तो मैं ये लिख दूँ 1/3 बेस इंटू हाइट, एक तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं 1/6 बॉक्स ABC लगा सकता हूँ। अब बॉक्स ABC में मेरे पास B क्रॉस C तो है, एक और चाहिए हमें या तो A का लेंथ मिल जाए और या फिर हाइट मिल जाए, क्योंकि अगर ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल करना चाहते तो हाइट चाहिए। हाइट के लिए बोल रहे क्या रेगुलर भी नहीं दिया टेट्राहेड्रॉन, तो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस दे रखा है हमें सिर्फ, इससे ये हाइट कैसे निकलेगी ये वाली। ये वाला तो ये दे देगा, बेस एरिया तो आ जाएगा, बेस एरिया इनटू हाइट करनी है, इसको इससे ज्वाइन करें तो क्या ये वाला और ये वाला शॉर्टेस्ट होगा, क्या ये भी एल्टीट्यूड ही होगी। A2 माइनस A1 कॉस थीटा, वो भी B क्रॉस C के बीच का कॉस थीटा, यानी इसके प्लेन के अंदर A2 माइनस A1। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 है, 8 A2 माइनस A1। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला वेक्टर लिखें अगर बैठ के, ये भी चलो देख के बताना पड़ेगा, ये वाला भी क्लिक नहीं कर रहा, इसमें क्या करना पड़ेगा, और इतना ही है। ठीक है, ये इतनी बहुत है डीबीपी का डिस्कशन आज का। कितना टाइम बचा है? हो भी गया। आज लास्ट क्लास परसों थी ना तुम लोगों की, या कल थी? कल ही थी ना। अभी है आज चित्राक्ष सर की है, इसके बाद में इसके अगली वाली है एसओटी में। तुम लोगों को मैंने मैक्सिमम सारे फॉर्मूले, चित्राक्ष सर अभी वही करवाएंगे एसओटी, और इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे स्टैट्स की। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की मेंस लेवल के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करवाएंगे। स्टैट्स में बता रहा हूँ 5 ही फॉर्मूले हैं, वो तुम्हें याद रखना है। मीन मोड मीडियन ये सब 10th में तुमने एक बार कर रखा है, रिवाइज ही करवा रहा हूँ। 10th 11th 12th यही चलता है स्टैट्स में। 5 फॉर्मूले हैं स्टैट्स में, वो तुम लोगों को याद रखने, उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं मेंस में। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा मेंस के अंदर, वो इन्हीं 5 फॉर्मूलों में से किसी एक में से आता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरह की होती है, मीन मोड मीडियन। सेंट्रल टेंडेंसी होंगी हमारी मीन, जिसे एवरेज भी बोलते हैं, मीन जिसे एवरेज भी बोल दिया जाएगा। तुम्हारे पास में डेटाज अगर जैसे मान लो ऐसे डेटा दे रखे 96, 94, 98, 104, 100 से 105, अगर मुझसे बोला है इनका मीन निकालना है, तो हमारे पास में 6 डेटा है, इनका सम अपॉन 6 मीन हो जाएगा। अब ऐसी जो डेटा होता है जिसके अंदर क्या है कि सभी एक पर्टिकुलर वैल्यू के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये सभी हमें दिख रहा है 100 के प्लस माइनस में ही चल रहे हैं कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं, सभी डेटाज में से 100 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन सभी डेटा में से तुम क्या कर सकते हो, 100 को सब्ट्रैक्ट कर दो पहले, तो ये डेटा में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास क्या बनेगा, -4, यहाँ से -6, -2, 4, 0 और 5। तो अब इस जो ये जो डेटा आ रहा है इसका मीन लो, उसमें 100 ऐड कर दो तो भी तुम्हारा मीन निकल जाएगा।
ठीक है। तो जब ऐसा डेटा हो जो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास ही हो तो तुम उस नंबर को उसमें से सब्ट्रैक्ट करो, जो बचे हुए नंबर्स हैं उनका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे अगेन ये टोटल सम कितना हो जाएगा, -10 -12 + 9 तो -3/6 माइनस का 1/2, इसको 100 में ऐड कर देंगे तो 199/2। तो ये मीन आ जाएगा तुम्हारा, ये इसको 99.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मीन हो गया। मीडियन नेक्स्ट होता है मीडियन। तो मीडियन वो अगर तुम ऑब्जर्वेशंस को n ऑब्जर्वेशंस को अरेंजिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज कर दो। जैसे तुम्हारे पास में ये डेटा सेट लिखा हुआ है, यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पे ये जो डेटा है ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो अगर इसको असेंडिंग में अरेंज करेंगे तो 94 96 98 100 104 105। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो इवन है। इवन ऑब्जर्वेशंस के केस में दोनों जो मिडल ऑब्जर्वेशन है दोनों ही मिडल कहलाएंगी। मिडल ऑब्जर्वेशंस का जो मीन वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दो बीच वाले ऑब्जर्वेशंस है 98 और 100, इनका जो मीन होगा वो मीडियन कहलाएगा। तो 98 + 100/2 करोगे 99 मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो जो सेंट्रल वैल्यू होगी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जो सेंट्रल वैल्यू होगी वही मीडियन हो जाएगी। मोड जो भी डेटा में सबसे ज्यादा अकरिंग टर्म होगी, डेटा में कभी भी जो सबसे ज्यादा टाइम्स आएगा, जैसे मान लो ऐसे लिखा है 2 2 3 5 4 4 4 8 2 7 2, तो यहाँ पे इस डेटा के अंदर सबसे ज्यादा टाइम्स 2 आ रहा है। देखोगे फ्रीक्वेंसी 2 की 4 है, 4 की 3 बार आ रही है, बाकी कोई भी डेटा सब बाकी सारे एक एक बार रिपीट हो रहे हैं। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स 2 आ रहा है, तो इसलिए 2 इस डेटा का मोड हो गया। तो ये सारी तीनों टेंडेंसीज क्लियर है तुम्हें, मीन मोड मीडियन। फिर एक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, मीन मोड मीडियन के बीच में वो भी लिखवा रहे हैं। पहले जो इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है पहले वो लिख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा SD या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर ये तो था अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड मतलब हमारे पास में जो डेटा पॉइंट्स हैं वो रैंडमली लिखे हुए हैं, इसको कोई टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा, टेबल बना के नहीं लिखा हुआ है इसको। फिर होता है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा में क्या होता है कि डेटा की ग्रुपिंग कर दी जाएगी, उसमें टेबुलर फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, तो जो SD है तुम्हारे को क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल याद है सभी को, किसी भी ऑब्जर्वेशन की अपन ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक बनाते हैं, FI लिखते हैं यहाँ पे, XI लिखते हैं यहाँ पे। तो अगर दो को अगर मुझे इसको अगर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, XI की जगह पे 2 3 4 और कौन सा नंबर आ रखा है 5 7 और 8, तो 5 7 8, तो 2 जो है वो 4 बार आ रहा है, 3 जो है वो 1 बार आ रहा है, 4 3 बार, ये 1 1 1 ऐसे बनती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सभी को याद होगा ये FI लिखते हैं, XI लिखते हैं। फिर यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं FI XI वाली, याद है या नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है समीशन xi² n - μ² होल का √, ठीक है। समीशन xi² n माइनस म्यू यहाँ पे मीन है, म्यू क्या होगा तुम्हारा ऑब्जर्वेशंस का मीन, ठीक है। मीन निकलता कैसे है इस टेबल के लिए, तो मीन का फॉर्मूला हो जाता है समीशन FI XI n, समीशन FI XI/n। सिंपल है, 2 को 4 बार मुझे ऐड करना है, उसकी वजह मैं 2 × 4 कर दूं तो वो इजी रहेगा। उसी तरह से 3 अगर मान लो 2 बार आ रहा होता तो 3 को 2 बार 3 + 3 लिखने की बजाय हम 3 × 2 कर रहे हैं। तो समेशन FI XI तुम्हारे को टोटल ऑब्जर्वेशंस का सम दे देगा, अपॉन n को हम लिख सकते हैं समेशन FI नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने होंगे, जो जितनी फ्रीक्वेंसी है सभी ऑब्जर्वेशंस के सम की हो जाएगी। तो ये तुम्हारा म्यू वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे समेशन XI², सारे XI का स्क्वायर कर दो, अपॉन अगेन n को क्या लिखा जा सकता है समेशन FI।
ठीक है। तो इससे तुम्हारे को स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगी इस डेटा की, ठीक है। तो कोई भी डेटा अगर टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है तो उससे तुम स्टैंडर्ड डेविएशन और इसी का स्क्वायर करोगे सिग्मा का, तो वो तुम्हारे को दे देगा वेरिएंस। इस सिग्मा का स्क्वायर क्या देगा? वेरिएंस। फिर नेक्स्ट टर्म आती है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। ये हमें बताता है कोरिलेशन, डेटा के बीच में कोरिलेशन कितनी है, इसे बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। इसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोला जाएगा। इसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाय म्यू टाइम्स 100, ठीक है। परसेंटेज टर्म्स में होता है सिग्मा बाय म्यू टाइम्स 100, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, या इसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो ये हमें एक्चुअली बताता है कि डेटा जो है वो आपस में कनेक्टेड कितना है। कोई दो डेटा सेट है, वो आपस में कितना कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट जितना हाई होगा डेटा उतना ज़्यादा, बोलते हैं ना, आपस में इंटरकनेक्टेड होगा। जितना लो होगा उतना डेटा वाइड रहेगा। मतलब डेटा पॉइंट्स जैसे एक ऐसे लिख दूं मैं से 50, एक में लिखा, फिर 75, फिर अगला लिख रहा हूँ 95, फिर 105, फिर ऐसे बढ़ता जा रहा है नंबर। और मैं पूछ रहा हूँ एक ये वाला डेटा है, इसका हमने कोरिलेशन ये वाला निकाला CV, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला, और एक इस डेटा का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला। तो CV किसका हाई होगा दोनों डेटा में से? जो सेकंड डेटा इसका CV ऑब्वियसली हाई होगा, क्योंकि पहले वाले डेटा के जो बीच के डिफरेंस हैं वो बड़े दिख रहे हैं ये। तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि दो डेटा दे देंगे तुमको, फिर CV1 CV2 बोलेंगे, और CV1 और CV2 में तुम्हारे को रिलेशन निकालनी होगी कि CV1 ग्रेटर देन CV2 हो रहा है, CV1 लेस देन CV2 है। क्लियर है ये? और लास्ट पॉइंट इसके अंदर तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी कांस्टेंट के ऐड करते हैं, तो ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो मीन हमेशा क्या होगा? मीन एज इट इज, जो भी कांस्टेंट के तुमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया या मल्टीप्लाई डिवाइड, मीन में वो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। जैसे इस पूरे डेटा को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मीन है वो भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड कर दूं 4 से पूरे डेटा को, तो मीन भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। पूरे डेटा में 4 ऐड कर दूं तो मीन में 4 ऐड हो जाएगा। पूरे डेटा में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मीन में भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन का इंपैक्ट नहीं आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी कांस्टेंट ऐड करोगे चाहे सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा के अबाउट। तो समझ लो कि पूरे डेटा पॉइंट्स को मैंने एक साथ उठा के मूव कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो मीन के अबाउट अभी भी डेविएशन चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो? जैसे अगर हमारे पास में ये मीन वाली लाइन है और इसके अबाउट ये सारे डेटा हैं, और मैंने क्या किया, इस लाइन को ही कहीं और शिफ्ट कर दिया, 4 प्लस माइनस किया, तो उससे लाइन पूरी शिफ्ट हो जाएगी, पर ये डेटा का जो इस लाइन के अबाउट वेरिएशन है वो चेंज नहीं होगा। तो इस वजह से के ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लाई करने पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो के टाइम्स होगा, और वेरिएंस क्योंकि स्क्वायर में आ रहा है तो वो के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अगर तुमने सारे डेटा पॉइंट्स को के से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइम्स हो जाएगा, वेरिएंस के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? और वेरिएंस के स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना बहुत है इसमें। ये थ्योरी में इसके पॉइंट्स है सारे स्टैट्स के। क्लियर है? प्रॉब्लम इन्हीं पे बेस्ड जाते हैं। मेनली सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है, इस पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे। और एक लास्ट तो मीडियन डेविएशन का फॉर्मूला लिख सकते हो या मीन डेविएशन का लिख सकते हो। मीडियन डेविएशन मीन डेविएशन एक ही बात है, बस उसमें मीडियन लग जाएगा। मॉड ऑफ xi माइनस म्यू अपॉन n, ठीक है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा मॉड ऑफ xi माइनस म्यू अपॉन n। तो ये जनरली पूछते नहीं है, बट ये तुम्हारी डीपीपीज में मीडियन डेविएशन और मीन डेविएशन के क्वेश्चन है। अभी डीपीपी मिलेगी जब स्टैट्स की, उसके अंदर इस पे बेस्ड प्रॉब्लम है। तो बस ये फॉर्मूला होता है xi माइनस म्यू का मॉड अपॉन n। ऐसे मीडियन डेविएशन बोलें तो म्यू की जगह पे जो डेटा है उसका मीडियन आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। म्यू लिख दो, म्यू बार लिख दो, xi बार होता है एक्चुअली, xi बार लिख देते हैं कई बार उसको, xi बार बाय n। हाँ
xi, ये वैल्यू है 2, तुम 2 को 4 बार ऐड कर रहे हो ना, तो उसकी जगह हम fi xi लिख दे तो उससे क्या होगा, 2 into 4 कर रहे हैं हम। मीन डेविएशन में xi ऑब्जर्वेशन ही होगा तुम्हारा, xi तुम्हारा सेम ऑब्जर्वेशन जो है ना वो वही रहेगा। अच्छा, समेशन वाला सिंबल ना ये पे, ठीक है, ये समेशन सिंबल है, ये मॉड ऑफ xi माइनस म्यू, इस इन टर्म्स का तुम्हें सम करते जाना है अपॉन n, ठीक है, मॉड ऑफ xi माइनस म्यू इसका सम अपॉन n, तो ये मीन डेविएशन हो जाएगा। सेम टर्म मीडियन डेविएशन में म्यू की जगह पर सेट का जो मीडियन आ रहा है वो रख देना है। तो इस पे बेस जनरली प्रॉब्लम आता नहीं है, पर ये शीट्स और डीपीपी में दे रखे हैं तो उसमें ये यूज आ जाएगा, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी में इतने, स्टैट्स में इतने ही टॉपिक्स हैं। और अभी मीन मोड मीडियन, अब यार वो एग्जैक्टली 3 to 1 आता कहाँ पे, वो याद नहीं आ रहा मुझे। 3 टाइम्स माइनस नहीं, यही दिक्कत है इसमें, वो फॉर्मूला एग्जैक्टली कौन सी जगह पे 3 और कौन सी जगह पे 2 है वो देखना पड़ेगा, देख लेते हैं, वही कर रहा हूँ मैं, मीन मोड मीडियन फॉर्मूला देख रहा हूँ, यही मिल गया। आप तो बता दो, इसमें सर्च करूँ उससे बेटर लिख देते हैं। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, ये याद रखना है। तो इसमें कुछ मतलब नहीं, मोड में ऐसा करेंगे नहीं, मोड के लिए कोई तरीका नहीं होता अगर दो ऑब्जर्वेशन सेम हो गए तो, मोड रहेगा एक ही और वो जनरली ऑब्जर्वेशन डिफरेंट ही, हमेशा डिफरेंट ही देंगे तुम्हें, ठीक है। तो अभी आएंगे चित्राक्षर नेक्स्ट क्लास में, वो इस पे बेस क्वेश्चन कराएंगे तुम लोगों को, इसका और एसओटी के क्वेश्चन कराएंगे। एसओटी में तुम लोगों को बाकी सारे जो टॉपिक्स थे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं रीजनिंग करवाऊंगा, वो एसओटी के जो दूसरे टॉपिक्स है तुम लोगों को वो कोऑर्डिनेट में करवा दिए होंगे तुम लोगों को, ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ओएनजीसी, ऑर्थो का साइड के अंदर रिफ्लेक्शन, सरकमफ्रेंस पे लाई करता है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर से बनने वाला जो ट्राइंगल होता है, ऑर्थो सेंटर से बनने वाले ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर वापस वर्टेक्स हो जाता है, ये सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। एसओटी में लिखवाते हैं वापस, बट वो क्योंकि कोऑर्डिनेट में कंप्लीट कर चुके हैं तो वो प्रॉपर्टीज याद रखना, वो है सब एसओटी की है, ठीक है। आज की क्लास के लिए बहुत है।